सो कॉल्ड गॉडमैन अशोक खरात के मामले में अब हमारा रैकेट की चर्चा हो रही है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम महाराष्ट्र की इस बात की तफ्तीश कर रही है कि अशोक खरात का सारा आर्थिक लेन देन कहां पहुंचा है, कौन उसमें शामिल है, और एसआईटी को इस बात की भी भनक लग गई है कि अशोक खरात का आर्थिक नेटवर्क ये दुबई तक जा पहुंचा है। आखिरकार इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो सकती है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का व्यवहार हुआ है। किस नेता का पैसा था, किस अधिकारियों ने इसकी अशोक खरात की मदद की थी, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है सुभाष शिर्के, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार, मैं मनोज भोयर आप सबका स्वागत करता हूं नवराष्ट्र पे। सुभाष, क्या लगता है ये मामला कहां तक जाएगा? देखिए, ये मामला जो है वो ये पहले देखेगा कि जो 1,500 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट अशोक खरात ने किया है लैंड में, नासिक और आसपास के एरिया में जो लैंड उसने खरीदी है, वो किसका पैसा है और ये पैसा कहाँ से आया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जहाँ पे तहकीकात करती है, तब वो जो छोटे छोटे लोग हैं वहाँ से शुरू करती है और उसके बाद उनके जो आका है वहाँ तक पहुँचती है। तो ईडी का यही कार्यक्रम होगा कि आगे अशोक खरात की जो पैसे इन्वेस्टमेंट उसने किए हैं, वो क्या खुद के पैसे हैं, किसी दूसरे से लेके आए हैं, वो दूसरे ने अगर कहीं पे लेके आया है तो उसका सोर्स क्या है। तो ऐसे जाके ये पूरा, मुझे लगता है 1-2 साल चलने वाला ये केस है। और उसके बाद इसका जो पूरा जो अंजाम है, मुझे लगता है कि 2029 का जो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है उसमें हमें देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन जिस कदर महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा चल रही थी कि पहले उन्होंने महिलाओं का शोषण किया, उसके बाद में कहीं लोगों को फंसाया। एक उद्योगपति ने तो कंप्लेंट किया, अहिल्यानगर में भी की और बाद में पूना में भी की। इस व्यक्ति को फॉरेन जाने के लिए काफी सारा पैसा ये अशोक खरात ने हथियाया उसके पास से। लेकिन अब की बार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुषमा अंधारे घेरने की कोशिश कर रही है रूपाली चाकणकर को, अशोक खरात को उन्होंने थोड़ा सा छोड़ा है। अब अशोक खरात के साथ में जिन नेताओं के संबंध है और जिस महिला नेता के संबंध है वो रूपाली चाकणकर, उनको घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से सुषमा अंधारे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ही और नासिक में एसआईटी के अधिकारियों के साथ में भेंट के बाद में ही इस्तीफा रूपाली चाकणकर ने अपने अध्यक्ष पद का, महिला विंग का, उन्होंने दे दिया। इसका मतलब यह साफ है कि सुषमा अंधारे के पास में कुछ ऐसी चीजें लगी है जो वो ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देने वाली है। जिसके बाद में देवेंद्र फडणवीस जी का कल एक बयान भी आया था कि केवल फोटो दिखाने के बाद में हम कार्रवाई नहीं करेंगे, जो अधिकारी, जो नेता उसमें शामिल है, उनके कारनामे में उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसका प्रयास किया जाएगा। देखिए, इसमें अशोक खरात के मामले में बीजेपी के किसी नेता का डायरेक्टली नाम नहीं आया है, किसी कांग्रेस के नेता का नाम नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के बाकी जो पार्टियां हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या एनसीपी का जो अजित पवार गुट हो और एनसीपी का शरद पवार गुट हो, इन नेताओं के नाम आए हुए हैं। अब 25 जून 2020 को एक जीआर निकला था और उसमें दारना नाम का जो डैम है वहां से 39 लाख लीटर्स पानी रोजाना उठाने के लिए ये परमिशन अशोक खरात के ट्रस्ट को दी गई। ये किसने दी? तो उस वक्त वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर जयंत पाटिल थे, जो अभी शरद पवार गुट के नेता हैं। और ये जो सब कमेटी बनी थी उसमें बाकी भी पार्टियों के नेता थे। तो उसमें उद्धव ठाकरे के गुट पर यह आरोप हो रहा है कि उनकी एक बड़ी नेता वो ताजमहल होटल में अशोक खरात से मिली और वहाँ पे ये डील हुआ कि इस तरह का जो डैम का पानी है वो सिन्नर जैसे जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ के किसानों का पानी छीनकर इस बाबा को वो दिया गया। और ये गलत चीज़ हो गई, उस पर उसमें सवाल भी उठे थे, लेकिन बाद में इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधी गई थी। तो ये जो नक्सस है वो नक्सस ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही है इस एसआईटी के जरिए, ऐसा मेरा मानना है। हम दरअसल आसाराम के बारे में बात कर रहे थे। आसाराम के बाद में जो पैटर्न देश में दिखाया है सब ये सेल्फ प्रोक्लेम गॉडमैन के बारे में। बेसिकली
1984 के बाद हमने देखा है कि जैसे ही हिंदुत्व का पार्टियां ज़्यादा आगे आई और उसके बाद ये बाबाओं का दौर जो है वो ज़्यादा बढ़ता गया। जी। ये जो बाबा गॉडमैन खुद को कहते हैं वो अमूमन लैंगिक शोषण में लिप्त होते हैं। ये अभी खुला सच जिसको कहा जाए वो है। लेकिन उन्होंने अपना एक नेटवर्क भी बनाया जिसके तहत वो पॉलिटिकल जो दलाली का काम भी करते हैं और सरकारी अधिकारी उनका भी दलाली का काम करते हैं। इसलिए सरकारी अफसर उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, नेता जुड़े हुए होते हैं और ऐसे में इन दोनों का फायदा उठाने के लिए वहाँ पे फिर व्यापारी और ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो आम लोगों को ये लगता है कि ये बाबा बहुत प्रभावशाली है और ये इतने बड़े लोग अगर वहाँ पे जुड़ रहे हैं तो मेरा भी काम इसमें हो जाएगा। लेकिन सबसे घिनौनी बात यह है कि जो पुरुष अपनी बेटी और वाइफ को इस गॉडमैन के दफ्तर में या उसके घर में भेजता है और वो बाहर बैठा रहता है और ये गॉडमैन उनके साथ लैंगिक शोषण करता है, मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गुनहगार है और ये बिल्कुल बहुत घिनौनी बात है धर्म की। और ऐसा कोई धर्म किसी ने भी बताया नहीं है कि इस तरह का धर्म का पालन गॉडमैन लैंगिक शोषण कर रहा है और आप देखते रहें। ये बहुत गंदी बात है। अब देखिए हवाला रैकेट का ये मुद्दा सामने आने के बाद में और जिस कदर आर्थिक लेन देन की बात सुषमा अंधारे सामने लाने की कोशिश कर रही है, ईओडब्ल्यू के अफसरों को मिलने की बात वो कर रही है लगातार, उसके बाद में रूपाली चाकनकर ये कह रही है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब इस पर आम आदमी कैसा भरोसा करे कि जो नेता उनके साथ में इतने सालों से मिल रहे थे, वो काली जादू सीख रहे थे या कर रहे थे और उसके बाद में उनको ये नहीं पता कि ये महिलाओं का शोषण नहीं कर रहा था, ये साफ सुथरा एकदम सज्जन आदमी है, इसका आर्थिक लेन देन कुछ नहीं था, या ये ऐसा बाबा है कि जो बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लिसिटी है इसके इसमें व्यक्तित्व में और इसके पास में पैसे की कोई उसको चाहत नहीं। इस पर आज इतना सारा ये कांड उजागर होने के बाद में हम कैसा भरोसा करें? देखिए रूपाली चाकणकर जैसे नेता हैं वो इन बाबाओं का प्रभाव अपने खुद के राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में जब ये बाबा ऐसा एक्सपोज हो जाता है तब हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन रूपाली चाकणकर जैसे नेता जो है, जो जिन्होंने सतह पे कभी काम नहीं किया है, जिन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बांधी है, लोगों का काम नहीं किया, सिर्फ नेताओं के इर्द गिर्द रह के उन्होंने पद मिले हैं उनको, तो ऐसे नेता ऐसे ही इस तरह से ही बाबाओं का नज़दीक रहकर उनके प्रभाव का उपयोग करते हैं और खुद का जो मेरिट है राजनेता के रूप में वो बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए ये नई बात नहीं है। ऐसे कई नेता हैं जो अशोक खरात के इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चल जाता है जाएगा कि कौन कौन नेता है। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो तो रोजाना वहां पे जाते थे। एकनाथ शिंदे 2022 में अपनी पत्नी समेत उनके घर गए थे। अब ये अशोक खरात में ऐसी क्या ताकत थी कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर वहां पे चला जाता है? तो ये सारी जो चीजें हम जब देखते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये खोखले लोग हैं जो जिनको महाराष्ट्र की जो परंपरा है उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है, जो राजनीति में एक जो स्टैंडर्ड रखना चाहिए इसके बारे में इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ स्वार्थ ही मतलब है। मतलब ये साफ तौर पे देखा गया है कि अपने निजी स्वार्थ के चलते इन्होंने अशोक खरात के नेटवर्क को बढ़ाया, उसको हवा दी और जिस कदर उसका प्रभाव बढ़ा कि वो मंत्रालय में आ रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि विधानसभा का जो अधिवेशन शुरू था, ये अर्थसंकल्पीय बजट अधिवेशन, इस बजट सत्र में भी वो अरेस्ट होने के कुछ दिन पहले आकर गया है। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि अशोक खरात के बारे में हमें बहुत कुछ ज्यादा पत्रकारों को भी जानकारी नहीं थी। अचानक ये गिरफ्तार होने के बाद में ये सारी चीजें सामने आई। क्या ये अचानक होना किसी एक बड़े नेता को चेकमेट देने के लिए किया गया है? ये हो सकता है क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी के बड़े नेता अशोक खरात से संबंधित थे। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे को गुवाहाटी का रास्ता अशोक शिंदे ने ही दिखाया, यानी इसका मतलब है कि अशोक खरात ने ही दिखाया, माफ कीजिए। तो अशोक खरात का ये जो पूरा रुतबा था वो रुतबा वो खत्म करने के लिए ये पूरा जो माहौल जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है
उसमें कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे फंस जाते हैं क्या, इसकी भी तलाश मुझे लगता है कि उनके विरोधक जो है वो कर रहे होंगे। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में कितना आगे आता है ये अभी देखना पड़ेगा। लेकिन एक जरूर है कि अशोक खरात के जरिए कई नेताओं के खिलाफ तीर चलाए जाएंगे। अब देखिएगा कि जिस कदर ये मामला आर्थिक लेन देन का, या फिर वो दुबई तक उनका पैसा यहाँ से महाराष्ट्र से गया, या शायद मुंबई नासिक से गया होगा, और दुबई जाने के बाद में दुबई से वापस वो लाखों करोड़ों रुपए वो मुंबई या फिर महाराष्ट्र भेजा गया, भारत आया। अब ये सब होने के बाद में जाहिर सी बात है कि ये पैसा किसका था। क्या सुषमा अंधारे कह रही है कि रूपाली चाकणकर के पास में इतना पैसा कैसे आया? नीलेश चाकणकर जो उनके पति है वो किसी चौधरी नामक व्यक्ति के साथ में 400-450 करोड़ का प्रोजेक्ट उठाते या करते हैं, और वो चौधरी नामक जो व्यक्ति है, अकॉर्डिंग टू सुषमा अंधारे, वो फिर सुनील तटकरे के कई कंपनियों में शामिल है। ये सारा जो आर्थिक नेटवर्क है, इसमें कहीं ना कहीं नेता, बड़े आईएएस अधिकारी या महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में काम करने वाले बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। लेकिन क्या आपको लगता है, मेरा आखिरी सवाल इस चर्चा में, कि सही मायने में कुछ महीनों के बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये सारे लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे? देखिए, इसमें इससे पहले बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ईडी के जरिए नेताओं की जो करप्शन है वो वहां तक पहुंचना और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके उनको बीजेपी में लाना या उनको जेल में डालना, ये दो ही काम बीजेपी ने किए हैं। तो अब इसमें अशोक खरात के केस में कितने लोग फंस जाते हैं, इसकी पहले तहकीकात होगी, और उसका उपयोग कैसे किया जाए ये उस वक्त तय किया जाएगा जब बीजेपी को उनकी कितनी ज़रूरत है। और बीजेपी को अगर ज़रूरत नहीं होगी तो उनको जेल में डाला जाएगा, अगर ज़रूरत होगी तो उनको साथ में रखा जाएगा। लेकिन उनका कद जो है वो कम करने का काम इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सुभाष। आपको ये चर्चा दरअसल हवाला रैकेट पे अशोक खरात के कैसे लगी, और क्या आपको लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में एसआईटी की और आगे जो एंट्री ईडी की होगी इस पूरे मामले में, वो सही मायने में तफ्तीश कर पाएगी, इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी, और ये सारे चेहरे आपके सामने आएंगे, बेनकाब होंगे? क्या आपको इस पर आपकी राय क्या है? आपकी कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में आप रखिए, और हमारा नवभारत लाइव ये डिजिटल चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकॉन पर जाइएगा। बेल आइकॉन पर जाने के बाद में आप बटन दबाइए। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ एक्स पर ये तीनों सोशल मीडिया हैंडल्स आप फॉलो करिए। उस पर भी आपको नवभारत लाइव पे कई वीडियो और कई खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।